कहाँ तक हो गया था बताओ। असम हिमालय, पंजाब हिमालय, यही तो पढ़ा रहे थे। ठीक है। असम हिमालय बताओ कौन कौन सी नदियों के बीच है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच है। और यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। नामचा बरवा। ठीक है, जो किस प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में। जी बहुत पूछी जाती है, नामचा बरवा चोटी किस राज्य में स्थित है। ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। नोट करें। उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान नोट कर लें। लिखें, यह मैदान 3200 किलोमीटर की लंबाई पर विस्तृत है। यह मैदान 3200 किलोमीटर की लंबाई पर विस्तृत है। ऐसे लिखें, विस्तृत है। नोट कर लें, इंपोर्टेंट है। फिर लिखें, इसकी औसतन दूरी। इसकी औसतन दूरी इसकी औसतन दूरी कितनी होती है। तो लिखें 150 से 300 किलोमीटर होती है। इतने से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लें इसको। यह मैदान, अगले पॉइंट में, यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर, यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर और नोट करें पूरब में कौन सी नदी। सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। ये इसकी जो इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो इंपोर्टेंट पूछा जाएगा। उत्तर भारत का विशाल मैदान किन नदियों के बीच में फैला हुआ है या किन नदियों के बीच विस्तृत है। तो यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। और इसकी ये लंबाई पूछेंगे, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसकी लंबाई कितनी होती है। 3200 किलोमीटर लंबाई पर विस्तृत है। और अगर पूछे इसकी औसतन मतलब कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो या तो 150 से 300 किलोमीटर तक होनी चाहिए। ये इंपोर्टेंट है, नोट कर लें। उत्तर मैदान को निम्न प्रकार से बांटा गया है। जी हेडिंग लिख लें, नोट कर लें। हटा दें इसको। लेकिन उत्तरी मैदान को या उत्तर मैदान को निम्न प्रकार से बांटा गया है। मैदान को निम्न प्रकार से बांटा गया है। अब इसके जो प्रकार हैं उसको पढ़ेंगे, इधर से क्वेश्चन बनेंगे। निम्न प्रकार से बांटा गया है और नंबर 1 में है भावर प्रदेश। नोट करें, भावर ऐसे लिखें या भावर क्षेत्र लिखें, प्रदेश न लिखें, भावर क्षेत्र। इसमें पढ़ें, भावर क्षेत्र में नोट करें। उत्तर भारत के शिवालिक, नोट करें, उत्तर भारत के शिवालिक और कोष्टक में लिख लेना गिरिपद। ठीक है, गिरिपद मतलब पर्वतों के पैर के नाम से इसको संज्ञा दी गई। गिरिपद प्रदेश में अब लिखें पश्चिम में कौन सी नदी बताई थी अभी। पश्चिम में
सिंधु नदी से लेकर, सिंधु नदी से लेकर और कहां तक पहुंचा है, तो नोट करें, तीस्ता नदी तक फैला हुआ है, तीस्ता नदी तक फैला हुआ है, तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। ये इंपोर्टेंट है इसमें, भाबर क्षेत्र। ठीक है, अगर पूछी जाए कि तीस्ता नदी की स्थिति बताएं तो ये किसमें है, पूर्व में स्थित है, नोट कर लें, ये पूर्व में स्थित है, इधर पूर्व में लिख लेना, पूर्व में स्थित है। ठीक है, इधर देखें, जो निम्न प्रकार से भाबर क्षेत्र पूछा जाता है, भाबर क्षेत्र, ठीक है, किन नदियों के बीच फैला हुआ है, तो यह सिंधु नदी से लेकर सिंधु और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है, ये इंपोर्टेंट है इसमें। ठीक है, और नोट कर लें इसमें, इसकी औसत लंबाई, इसकी औसत लंबाई औसतन लंबाई लगभग 50 से 150 किलोमीटर तक मानी जाती है, ऐसे नोट कर लें, मानी जाती है, तथा चौड़ाई, तथा चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर तक मानी जाती है। ठीक है, दोनों पॉइंट लिखवा चुके, लंबाई मानी जाती है 50 से 150 किलोमीटर तक और चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर तक मानी जाती है। ठीक है, अब ये नहीं पूछोगे कि भाबर क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है, नदियों द्वारा जब बाढ़ आ जाती है तो कंकड़ पत्थर, जो बालू के छोटे छोटे कण होते हैं ना, उससे इस क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, बालू के जो बड़े बड़े गुंबद बन जाते हैं, तुमने देखे होंगे कि कई जगह बालू खनन होता है, देखे तुमने, जैसे कैन नदी, अपने यहाँ बेतवा नदी, नजदीक की जो नदियां हैं, यमुना नदी, जिससे बालू खनन होता है, तो वो गुंबद नाम के बन जाते हैं। हमने उस दिन बताया था, जब बाढ़ आती है तो ऐसे ऐसे गुल वो बनता है ना राउंड, तो उससे जो खनन होती है ना, छोटे छोटे कण, वो इकट्ठे, कई जगह तुमने देखोगे इकट्ठी बालू लग जाएगी, फिर कहीं देखेंगे कि तुम पत्थर पत्थर मिलेंगे, फिर बालू मिलेगी। ठीक है, तो वो जो रेवता टाइप की पाई जाती है, तो उससे भावर क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, और लिखने आगे इंपोर्टेंट पॉइंट। अब नोट करें तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र नोट करें, भावर के बाद है तराई क्षेत्र, इसमें नोट कर लें, नोट करें तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र भावर प्रदेश के, तराई क्षेत्र भावर क्षेत्र के दक्षिण, हाँ, भावर प्रदेश के दक्षिण में स्थित, स्थित दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र है। ठीक है, दलदली मतलब कीचड़ नामा, ठीक है, उसको तराई क्षेत्र कहते हैं, जहां पे पानी और मिट्टी कीचड़ जैसे होते हैं। ठीक है, तो भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र जो है वो, सॉरी, तराई क्षेत्र भावर क्षेत्र के दक्षिण में है, देखना, ये दक्षिण में स्थित दलदली क्षेत्र है। और देखें, नोट करें इसमें, भावर क्षेत्र में अधिकतम वर्षा के कारण, हाँ, यही भावर क्षेत्र नोट करें, भावर क्षेत्र में अधिकतम वर्षा के कारण, अगला पॉइंट, हाँ, भावर क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होने के कारण, अधिकतम वर्षा, और औसतन कितनी तो लिख लें 10 से 20, वर्षा की जो औसतन है, ठीक है, औसतन कितनी वर्षा, ठीक है, होने के कारण, होने के कारण जिस दलदली, ऐसे लिख लें, जिस दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तराई का मैदान या तराई क्षेत्र कहते हैं। कैसा, मासिन राम को क्यों कह सकते, बता, हमने ये तो नहीं कहा कि सब सर्वाधिक वर्षा, अधिकतम का हमने लिखवाया नहीं है,
है, तुरंत कोष्टक में लिखवा कि औसतन कितनी 10 से 20, वहां तो होती है, कितनी होती है हैं 1050 हो रही उधर, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है। अब लिखें जो ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बांगर और खादर मिट्टी के बारे में जरूर पूछे जाते हैं। वहां से क्वेश्चन आएंगे कि बांगर मिट्टी किसे कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। ये दो क्वेश्चन बनते हो बांगर और खादर मिट्टी से, ठीक है। इससे बाकी इसकी जानकारी तुम्हें जरूरी थी कि भाबर क्षेत्र क्या है, तराई क्षेत्र क्या है, फिर उन्हीं में बांगर आएगी। अब जी कैसे, जब नदियों का जैसे मान लो बहाव हो जाएगा, फिर कहीं पे जी कंकड़ अंकड़ एक साइड होकर वहां पे थोड़ी चिकनी मिट्टी ले लेंगे, चिकनी मिट्टी का निर्माण होगा, काली मिट्टी का निर्माण होगा, तो वहां पे देखेंगे कि जो उपजाऊ भूमि होगी, ठीक है, जो अपन उर्वर भूमि कहते हैं जिसको, ठीक है, उपजाऊ भूमि, तो वहां पे बांगर क्षेत्र, तुमने कहा जी हमारे बांगर खेत ले यहाँ पे, ठीक है। फिर खादर क्षेत्र, ठीक है, तो वो खादर भूमि होती, तो उसको समझे अपन, ठीक है। नोट करें इसमें बांगर क्षेत्र, नोट कर लें बांगर क्षेत्र में। पहले पॉइंट में लिखें पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसमें लिख लें पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। ये बहुत आता है पेपर में, और सब लोग कंफ्यूजिंग में रहते हैं कि बांगर लगा दें कि खादर लगा दें वहां पे, ठीक है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, इंपोर्टेंट लगा लेना। फिर लिखें उत्तरी मैदान की वह भूमि, उत्तरी मैदान की, दूसरा पॉइंट, उत्तरी मैदान की, उत्तरी विशाल मैदान पढ़ रहे हैं ना, तो उत्तरी मैदान की वह भूमि, मैदान की वह भूमि जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे बांगर कहते हैं। जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है उसे बांगर कहते हैं, ऐसे नोट कर लें, ठीक है। और लिख लें इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं पाई जाती हैं, लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं पाई जाती हैं, ये भी पूछे जाएंगे, क्षारीय मृदाएं पाई जाती हैं। पेपर में आएगा किस क्षेत्र में लवणीय और क्षारीय मृदाएं, दोनों प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, तो बांगर क्षेत्र में, नोट कर लें, ठीक है। बांगर क्षेत्र के ककरीली मिट्टी को, नोट करें, बांगर क्षेत्र के ककरीली मिट्टी को, बांगर क्षेत्र के, थोड़ी स्पीड में लिखना, क्षेत्र के ककरीली मिट्टी को क्या कहते हैं, ककरीली मिट्टी को भूड़, ये भूड़, तथा मैदानी, तथा मैदानी भाग को क्या कहा जाता है, तथा मैदानी भाग को पंजाब में, पंजाब में ढाया कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसके ढाया कहा जाता है, ठीक है, ढाया। अब इधर देखें बांगर क्षेत्र, ये बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को या पुरानी जलोढ़ मृदा को, या तो मिट्टी आ जाए या फिर आ जाए मृदा को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। या फिर ऐसे याद कर लो पुरानी बेकार है, 2-3 बार कहो पुरानी बेकार है, पुरानी बेकार है यानी पुरानी बांगर, ठीक है, पुरानी मृदा बेकार है तो बांगर मिट्टी। और उत्तरी मैदान की वह भूमि जहां पर, अगर पूछा जाए कि जी कहां पर इसका निर्माण होता है, तो उत्तरी मैदान की वह भूमि यानी कि वह मृदा जहां पर बाढ़ तो आती है लेकिन बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, उसे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। फिर इस क्षेत्र में, मतलब कि बांगर क्षेत्र में, बांगर क्षेत्र में लवणीय, लवणीय और क्षारीय मृदा है, दोनों प्रकार का। लवड़ी मतलब कैसी मृदा है, लवड़ी बताओ कोई, लवड़ी मतलब कैसी मृदा है,
लवण की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। और क्षारीय मृदाएं, दोनों प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। और बांगर क्षेत्र के ककरीली मिट्टी को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो भूड़ कहा जाता है। तथा मैदानी भाग को, ठीक है, धाया कहा जाता है। अगर विशेषता पंजाब लग के आए, तो अगर उसमें ऑप्शन धाया है तो धाया लगा के, समझ गए ना जी, इंपोर्टेंट है। अब नोट करें आगे, अब नोट करें खादर, खादर क्षेत्र, खादर क्षेत्र नोट कर लें। खादर क्षेत्र में इसमें लिख लें नवीन जलोढ़ मिट्टी को, पहला पॉइंट, नवीन जलोढ़ मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। ऐसे नोट कर लें, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, पेपर में बहुत पूछा जाता है। फिर लिख लें इस प्रदेश में लिख लें या इस क्षेत्र में, ठीक है, प्रदेश या क्षेत्र बात एक ही है। नोट कर लें इस क्षेत्र में या इस प्रदेश में, ठीक है, प्रतिवर्ष निरंतर वर्षा होने के कारण, निरंतर मतलब कि लगातार, ठीक है, प्रतिवर्ष निरंतर वर्षा होने के कारण ऐसे लिख लें मिट्टी का जमाव हो जाता है, मिट्टी का जमाव हो जाता है। ऐसे नोट कर लें, ठीक है। और अगर आ जाए इस क्षेत्र को, ऐसे नोट करें अगले पॉइंट में, इस क्षेत्र को बाढ़ का मैदान भी कहा जाता है, इस क्षेत्र को बाढ़ का मैदान भी कहा जाता है, मैदान भी कहा जाता है। अगर पेपर में पूछा जाए कि बाढ़ का मैदान किस मिट्टी को कहा जाता है या किस क्षेत्र को कहा जाता है, फिर ऑप्शन में आएगा खादर मिट्टी को या बांगर मिट्टी को या भावर क्षेत्र को या तराई क्षेत्र को, चार प्रकार के ऑप्शन बनेंगे इसमें, ठीक है। तो खादर क्षेत्र को, समझ गए ना जी, है इंपोर्टेंट। ठीक है, खादर मिट्टी को पंजाब में, नोट करें, खादर मिट्टी को पंजाब में क्या कहते हैं, अगर आ जाए तो नोट करें, खादर मिट्टी को पंजाब में बेट कहा जाता है, खादर मिट्टी को पंजाब में क्या कहा जाता है, पंजाब में बेट कहा जाता है। ऐसे लिखें, बेट कहा जाता है। पांच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, ठीक है, तो पांच नदियों की भूमि कहते हैं पंजाब को, ऐसे नोट कर लेना यहीं पे, पांच नदियों की भूमि। और वो नदियां कौन कौन सी बताओ हरिकिशन, पांच नदियों की भूमि, हाँ बताओ, वो पांचों नदियां लिखे, नोट कर लें, रावी, तुम्हें याद भी तो बहुत चाहिए है जी, रावी, सतलुज, और सतलुज के बाद है ब्यास, और ब्यास के बाद है झेलम, और झेलम के बाद है चिनाब। नोट कर लें, जी नदियां मिलकर पंजाब का निर्माण करती हैं। और पंजाब की राजधानी तो पता है, जो हरियाणा की वही वही पंजाब की है, चंडीगढ़। ठीक है, अब नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो उस डेल्टा के बारे में भी पढ़ लें, ठीक है। वो खादरी क्षेत्र का है, खादर क्षेत्र में जो टापूनुमा संरचना बन जाती है ना, मिट्टी का ढेर, पठार टाइप में, डेल्टा का निर्माण वो त्रिभुजाकार होता है। पूछा जाता है डेल्टा की आकृति कैसी होती है, ठीक है, भूगोल के अंतर्गत क्वेश्चन आता है कि डेल्टा की आकृति कैसी होती है, तो त्रिभुजाकार होती है ऐसे, ठीक है, डेल्टा की आकृति, समझ गए। हटा दें इसको, नोट कर लें, डेल्टा के बारे में नोट करें, हाँ डेल्टा, इसके बारे में और पढ़ना है, नोट कर लें, यह है खादर क्षेत्र का, खादर क्षेत्र का बढ़ा हुआ भाग, बढ़ा हुआ भाग कह सकते, या फिर लिख लें उभरा हुआ भाग होता है, उभरा हुआ भाग होता है, ये पूछा जाएगा, ठीक है, उभरा हुआ भाग होता है।
अगर पूछा जाए कि इसका विस्तार कहाँ होता है तो नोट करें, इसका विस्तार निचली गंगा मैदान में होता है, निचली गंगा मैदान में होता है, निचली गंगा मैदान में होता है। ठीक है, निचली गंगा मैदान में होता है, निचली गंगा मैदान में होता है, नोट कर लें। अब देखो इधर सुने, गंगा में तुम्हें दो प्रकार के मैदान मिलेंगे, एक निचली गंगा मैदान और एक तुम्हें मिलेगा ऊपरी गंगा मैदान। ठीक है, ऊपरी गंगा मैदान में जो रहेंगे, आप समझो, ऊपरी गंगा मैदान में जितने भी क्षेत्र आते हैं वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, जैसे अपने इलाहाबाद, कानपुर, बनारस हुए, ठीक है, यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना ज्यादा रहती है, जो ऊपरी गंगा मैदान के क्षेत्र हैं। अगर अपन निचली गंगा बात करें तो बुलंदशहर का नाम तुमने सुना होगा, यूपी में बुलंदशहर, निचली गंगा निर्माण वहीं होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, जहाँ पे नरौरा, बुलंदशहर भी परमाणु, ठीक है, जो ऊर्जा अनुसंधान बना है एकमात्र उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो वही नरौरा है, ठीक है, बुलंदशहर में, तो वहां पर निचली गंगा का निर्माण होता है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक निचली गंगा के मैदान को कहाँ देखा जा सकता है तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, नोट कर लें, ऐसे लिख लें। ठीक है, सर्वाधिक इस मैदान को नोट करें, जी आएगा यूपी में, सर्वाधिक इस मैदान को यूपी के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, बुलंदशहर, हाँ, जिले में देखा जाता है। ठीक है, और गंगा को तो तुम जानते हो, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525, ठीक है, किलोमीटर होती है। अगर जिसको पता नहीं तो नोट कर लेना, यह भारत की सबसे लंबी नदी है। अभी हम पढ़ाएंगे नदियों के बारे में। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, और जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। जी इंपोर्टेंट है। ठीक है, फिर पेपर में और भी पूछे जाते, भौगोलिक आकृति के आधार पर तो बहुत सी चीजें आती, जैसे कि प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर, ये भी पूछे जाते। और फिर विश्व स्तर पर जाएंगे तो वो भी पूछे जाएंगे, विश्व के कौन से शहर, ठीक है, जो नदियों के किनारे स्थित हैं। तो अपन विश्व और भारत, ठीक है, दोनों साथ साथ में पढ़ेंगे। अभी तो बहुत टॉपिक है इसमें, नोट करें आगे। अगर पूछी जाए डेल्टा की आकृति, अगले पॉइंट में फिर आ जाएं, डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है, डेल्टा की आकृति अगले पॉइंट में त्रिभुजाकार होती है। अब जिसने पढ़ा नहीं है तो उधर ऑप्शन में आएंगे, गोलाकार होती है, परवलयाकार होती है, चौकाकार होती है। ठीक है, तो त्रिभुजाकार होती है, त्रिभुजाकार लगा गया ना, समझ गए। और लिख लें, डेल्टाई क्षेत्र के उच्च भूमि को हटा दें इसको, हाँ इसी में पॉइंट है अगले, उसमें तो बहुत कम लिखा है लेकिन और भी लिख लो। ठीक है, डेल्टाई क्षेत्र के, ठीक है, उच्च मैदान को, उच्च मैदान मतलब ऊंचाई वाले, उच्च मैदान को क्या कहा जाता है, उच्च मैदान को चर, ऐसे लिख लें, उच्च मैदान को चर, तथा निचले मैदान को, नोट करना है, तथा निचले मैदान को बिल कहा जाता है, ऐसे लिखें, बिल कहा जाता है। जी है, डेल्टाई क्षेत्र के, ठीक है, उच्च मतलब ऊंचाई वाले मैदान को क्या कहा जाता है, चर कहा जाता है, और निचले मैदान को बिल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनेगा किसी न किसी पर इसमें, ठीक है, और नोट कर लें, खत्म है। ठीक है, अब इसमें मरुस्थल के बारे में हम पढ़ा ही चुके थे। ठीक है, मरुस्थल में जो लोग नहीं जान रहे तो वो लोग लिख लेना, मरुस्थल में हम बता ही चुके थे, तीनों मरुस्थल बताए थे हमने। अगर भारत में मरुस्थल की बात करेंगे, ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, जल्दी बताएं, पहला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल, जी है थार। ठीक है, कहां पर पाया जाता है जी, ठीक है, तो राजस्थान में,
ठीक है। और अगर पूछा जाए कि भौगोलिक आकृति के आधार पर थार मरुस्थल का निर्माण, ठीक है, किन देशों की सीमाओं के मध्य होता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान का कुछ भाग रहता है और राजस्थान वाली इलाका अपने भारत देश का। समझ गए, अगर ऐसे पूछे। उसके बाद फिर हमने बताया था एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, क्या है, गोबी मरुस्थल, वो कह रहे सहारा, गोबी है, जो कहां पर है, मंगोलिया में है। और जो भी अगर देश की आधार पर पूछेंगे तो कौन कौन से देश की सीमा पर है गोबी मरुस्थल, चीन और मंगोलिया, तो चीन का कुछ भाग और मंगोलिया देश का कुछ भाग, और विशेषता अगर आए तो मंगोलिया में, ठीक है। उसके बाद अगर आ जाए विश्व स्तर पर या संसार का, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तीनों क्वेश्चन याद कर लें, तो वो है सहारा। और सहारा कहां पर है, अफ्रीका में, ऐसे नोट कर लें, ठीक है। तो ये मरुस्थल थे, ये इंपोर्टेंट नोट कर लें। अब नोट करें प्रायद्वीपीय पठार, अगले पॉइंट में नोट करें, अगली हेडिंग डाल लें। और प्रायद्वीपीय पठार में अपन बहुत पढ़ेंगे, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, ये पठार पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार नोट कर लें। हो गए, प्रायद्वीपीय पठार नोट कर लें, नोट करें। प्रायद्वीपीय पठार में लिखें तीनों ओर से, हाँ, तीनों ओर से, तीनों ओर से जल से, जल से घिरा होने के कारण, घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीप, इसे प्रायद्वीप की संज्ञा दी जाती है, प्रायद्वीप की संज्ञा दी जाती है, पहला पॉइंट, ठीक है। तीन ओर से जल से घिरा हो एक टापूनुमा संरचना जिसको प्रायद्वीपीय कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अगले पॉइंट में भारतीय प्रायद्वीप का पठार, भारतीय प्रायद्वीप का पठार एक प्राचीन भूखंड माना जाता है, ऐसे नोट करें, एक प्राचीन भूखंड माना जाता है, भूखंड माना जाता है। और फिर ये बहुत पूछा जाता है, जो किसका भाग है या किसका हिस्सा है, जो, बताओ भैया, हम बता चुके एक बार, जो गोंडवाना, हाँ, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो इंपोर्टेंट है इसमें अंडरलाइन कर लेना, प्राचीन भूभाग माना जाता है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। लिखें इस पठार का विस्तार, इस पठार का विस्तार, नोट करें, इस पठार का विस्तार विस्तार उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में अरावली से लेकर, अरावली पर्वतमाला है ना, अरावली पर्वतमाला से लेकर, ऐसे लिखें, कहां पर है अरावली पर्वतमाला, सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला कहां पर है, राजस्थान में, ठीक है, नोट कर लेंगे, ये सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, नोट करें ऐसे, इसमें लिख लेना बाद में, सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, बाद में लिखना ये चीज, माला से, नोट करें, लेकर, लेकर, ठीक है। और नोट कर लें उत्तर में दिल्ली, लेकर उत्तर में दिल्ली,
उत्तर में दिल्ली, फिर उसके आगे लिखे, नोट करने, उत्तर में दिल्ली तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा उत्तर और पूर्व में शिलोंग। कहाँ की राजधानी है शिलोंग? बताओ, हिमाचल प्रदेश की कि मेघालय की है? हिमाचल प्रदेश की तो शिमला है। इस पठार का विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से लेकर उत्तर में दिल्ली और तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग। ठीक है, अब क्या कौन सा बचा, जल्दी बताओ। ठीक है, एवं दक्षिण में कार्डिमम की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। कार्डिमम की पहाड़ियों, ये इंपोर्टेंट है, कार्डिमम की पहाड़ियों तक फैला हुआ है, तक फैला हुआ है। कार्डिमम की पहाड़ियां कहां पर है भैया? केरल, नोट कर लें। कार्डिमम की पहाड़ियां कहां पर है तो नोट कर लेना, उस राज्य का नाम है केरल, केरल में। ठीक है, और सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला। ठीक है, और कहां पर है? राजस्थान में, नोट कर लें, राजस्थान में स्थित। राजस्थान के बारे में तो जानते ही हो तुम, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। फिर राजस्थान में सबसे बड़ा मरुस्थल जो थार मरुस्थल है। ठीक है, और राजस्थान की जो प्रमुख झीलें हैं, सामर झील, डीडवाना झील, राजसमंद झील, ठीक है, फतेह सागर, अन्ना सागर, डीडवाना, लूणकरणसर, ये सब झील राजस्थान में पूछी जाती है, शायद हम लिखवा भी चुके हैं एक बार। ठीक है, हटा दें इसको, ये नोट करें। देखो, तीन ओर से जल से घिरा होने के कारण, या फिर पेपर में आएगा तीन ओर से घिरी हुई, वो सॉरी, तीन ओर से जल से घिरी हुई आकृति को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद भारतीय प्रायद्वीप का पठार एक प्राचीन भूखंड माना जाता है। उसके बाद जो किसका हिस्सा माना जाता है? तो जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इस पठार का विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से लेकर और उत्तर में दिल्ली और उत्तर पूर्व में शिलोंग और तथा दक्षिण में कार्डिमम की पहाड़ियां। कार्डिमम की पहाड़ियां कहाँ है? कार्डिमम की पहाड़ियां किस लिए फेमस है? इलायची के लिए, नोट कर लें, किसके लिए है? तो विशेषता इलायची। और इलायची क्या है भैया? मसालों की क्या है? रानी, नोट करें, मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है, नोट करें। ठीक है, तो इलायची की वो सॉरी, इलायची सर्वाधिक कार्डिमम की पहाड़ियां केरल में पाई जाती हैं, नोट कर लो। समझ में आ रहे ना? ठीक, हटा दें इसको। अब इसमें नंबर 1 में पढ़े मालवा का पठार। हाँ, मालवा का पठार, इसके बारे में पढ़ें, मालवा का पठार, नोट करें, लिखें। मध्य प्रदेश में मालवा का पठार अगर पूछा जाए कि मालवा का पठार किस प्रदेश में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में, नोट कर लेना, मध्य प्रदेश में स्थित, मध्य प्रदेश में स्थित बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित, चट्टानों से निर्मित है, ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। अगर पूछा जाए कि किस चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, तो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, नोट कर लें। इसे राजस्थान में पूछा जाएगा विशेषता, इसे राजस्थान में हाड़ौती पठार कहा जाता है, इसे राजस्थान में हाड़ौती पठार कहा जाता है, हाड़ौती, इसे राजस्थान में हाड़ौती पठार कहा जाता है, नोट कर लें। ठीक है, और लिख लें, इस पठार का विस्तार
इस पठार का विस्तार, नोट कर लें, ये पूछा जाएगा इस पठार का विस्तार। अब विस्तार में कैसे लिखने तुम्हें, इस पठार का विस्तार में लिखें पूरब में, पूरब में कौन सा है, फिर पश्चिम में कौन कौन सी कहां से फैला हुआ है, उसके बाद उत्तर में, फिर बताएं दक्षिण में, बताओ जल्दी से, दक्षिण में जी बताओ, नोट कर लें। तो इस पठार का विस्तार नोट करें, पूरब में बुंदेलखंड, जिसे बघेलखंड भी कहते हैं, पूरब में कौन सा क्षेत्र है, नोट कर लें, पूरब में बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, और या करके लिख लेना बघेलखंड, कई जगह बघेलखंड भी मिलेगा, पूरब में बुंदेलखंड या बघेलखंड, नोट कर लें। उसके बाद है पश्चिम में, नोट करें, हाँ पश्चिम में क्या है, पश्चिम में लिखें मेवाड़ का पठार, पश्चिम में कहाँ है, मेवाड़ का पठार, तुमने सुना होगा मेवाड़ जो चित्तौड़गढ़ तुमने राजस्थान वाले इलाका में, ठीक है, तो मेवाड़, मेवाड़ का पठार। और उत्तर में बताएं, उत्तर में ग्वालियर, उत्तर में है ग्वालियर का पठार, ठीक है, ग्वालियर क्षेत्र लिख लें या फिर पठार लिख लें, ठीक है। और दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला, बहुत बढ़िया, नोट करें, दक्षिण में है विंध्य, विंध्य पर्वतमाला तक फैला हुआ है, ऐसे लिख लें। इसीलिए हमने देखो अलग अलग पॉइंट बनवा के लिखवा है, क्योंकि पूछे जाएंगे उसमें मालवा का पठार पूरब में, ठीक है, कहां तक फैला हुआ है, अब उसमें आएगा मेवाड़ का पठार तक, ग्वालियर के क्षेत्र तक, या विंध्य पर्वतमाला तक, या बुंदेलखंड या बघेलखंड तक, तो बघेलखंड, ये ध्यान करना तुम्हें, पूरब में बुंदेलखंड जिसको बघेलखंड के नाम से पहले जानते थे, और पश्चिम में मेवाड़ का पठार, तुमने राणा महाराणा प्रताप की कहानी सुनी होगी, राणा सांगा राणा कुंभा, ठीक है, तो वो सब मेवाड़ वाले वासी है। और उत्तर में ग्वालियर क्षेत्र, ठीक है, ग्वालियर का टेकनपुर जो बीएसएफ छावनी बनी, ये वहीं पर बनी है भैया, ठीक है, उसी पठार में। और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला, ठीक है, तो वहां तक फैला हुआ है, नोट करें आगे। इस पठार की प्रमुख नदियां, इस पठार की प्रमुख नदियां, इस पठार की प्रमुख नदियां, नोट करें, हाँ कौन कौन है, ये पूछी जाएंगी, मालवा पठार, मालवा पठार से कौन सी नदी का निर्माण होता है, या मालवा पठार से अटैचमेंट या संबंधित कौन सी नदी है, ठीक है, फिर उसमें ऑप्शन आएंगे। तो इस पठार की प्रमुख नदियां जो हैं कौन कौन है, कोई बताएगा, चंबल, और चंबल के बाद बेतवा, और बेतवा के बाद है काली नदी, ठीक है, काली या सिंध नदी इसी को कहते हैं, ठीक है, और काली को शारदा भी कहते हैं, सिंध अलग है शायद, ठीक है, हाँ काली या शारदा और सिंध अलग है। और एक और नदी कौन सी है, नर्मदा, केन नदी भी लिख रहे हैं, केन नदी, और 5 नदियां, नोट कर लें, ताप्ती भी है, नर्मदा और ताप्ती, नोट कर लें, नर्मदा भी है, और नर्मदा के साथ साथ ताप्ती। अब नर्मदा क्यों है, तुमने देखा होगा जी, विंध्य पर्वतमाला, और कौन सी एक पर्वतमाला, सतपुड़ा, जिनके बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है, ठीक है, पहाड़ियों के बीच से नर्मदा नदी, इसीलिए इसको भी लिया गया, ठीक है। और ताप्ती नदी नोट कर लें, जो गुजरात में, ताप्ती नदी सूरत में प्रवेश करती है। तो पेपर में आएगा कि मालवा पठार से संबंधित नदी नहीं है, फिर इनमें से 3 होंगी, एक नहीं होगी, ठीक है, तो इन्हें याद कर लो। कौन कौन सी नदी, नहीं, जो सब नदी जो अटैचमेंट है ना, उनको सबको लिया है, कैसा, देखो अगर मालवा पठार की बस बात करें, पठार में सिर्फ 3 नदियां हैं, ठीक है, एक चंबल है, और बेतवा है, और काली, ठीक है, हाँ काली या शारदा, ये 3 नदी अगर मालवा के पठार से निश्चित करें। अब ये क्यों है, क्योंकि मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश में ये 3 नदियां होंगी, समझ गए। अगर संपूर्ण मालवा का पठार जहां तक फैला है वहां तक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तब फिर ये नदियां, ठीक है, हाँ फिर मुहावने से फिर अलग अलग नदियां और भी हैं, ठीक है, जो सहायक नदियां। तो जो विशेषता तुम पढ़ोगे वो ये नदियां कि मालवा के पठार से निर्मित होने वाली नदी, तो वो 3 नदी है, कौन सी नहीं होती, ये नोट कर लें, विशेषता 3 नदी है, ऐसे नोट करें,
कैसे? हाँ, कैसे? क्या कह रहे? हाँ, उत्तराखंड में काली नदी नेपाल से निकलती ना जी। ये भी बात सही है। यहाँ शारदा की जगह तुम केन नदी कर लेना ना। ये सही है। केन है, और बाकी वो काली और शारदा हैं इसमें, वो आती हैं फिर बाद में। चंबल केन बेतवा, नोट कर लो अच्छे, गलत ना लिखना, ठीक है। नोट करें, इसके पठारी भाग में, जी लास्ट पॉइंट और नोट कर लें आज का, इसके पठारी भाग में, नहीं लिख पाए थे क्या? इसके पठारी भाग में निर्मित नदी चंबल द्वारा अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन का प्रभाव देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। जे उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि अवनाल का अपर्दन का निर्माण किस नदी पर होता है? चंबल में, ठीक है, नोट कर लें। ठीक है, और अवनाल का अपर्दन से, नोट करें, अवनाल का अपर्दन से किसका निर्माण होता है? बीहड़, ठीक है, जहां पर डकैत रहते थे पहले, बीहड़, या इसी को कहते हैं और डीपली में उत्खात भूमि का निर्माण होता है। बीहड़ या उत्खात भूमि का निर्माण होता है। तुमने सुना होगा, बोले कहाँ के डकैत है? बोले चंबल के डाकू हैं, ठीक है। तो चंबल में जो बहुत घना हुआ जंगल है, वहां पे बीहड़ है, उस बीहड़ में डाकू लोग छुपे रहते थे, ठीक राम कुमार, और डकैती कर लेते थे। हम डाकू हैं क्या? कल अपन पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। फिर अपन तटीय भूमि में चलेंगे, फिर मालाबार तट, कोंकण तट, ठीक है, फिर ये पढ़ेंगे। ये अलग अलग प्रदेश के नाम से अलग अलग उसके तट के नाम है, ठीक है, तो वो पढ़ लेंगे अपन। हाँ।